हमारी ये विचारधारा हजारों सालों से चली आ रही। वो ये विचारधारा तथागत बुद्ध की विचारधारा जिसे आगे बढ़ाने का काम हमारे महापुरुषों ने किया। गुरु रविदास जी ने किया, गुरु नानक जी ने किया, संत कबीर ने किया। इन्हीं की विचारधारा को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के संविधान में अंकित किया। इसी विचारधारा को मान्यवर काशीराम जी ने यहाँ पर बढ़ाया, यहाँ पर फैलाया। ये हमारी विचारधारा 2500 सालों से चली आ रही। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि हम बहुजन हैं। हम इस देश में 85% है। 85% होने के बावजूद भी हम लोगों पर 3-3.5% के अल्पसंख्यक हम पर राज करते आ रहे हैं। दरअसल अल्पसंख्या में वो है, वो आपको अल्पसंख्यक कहते हैं। जो लोग खुद इस देश में अल्प है, कम है, संख्या में कम है, वो आपको कहते हैं कि अल्पसंख्यक है। सिख अल्पसंख्यक, बौद्ध अल्पसंख्यक, मुसलमान अल्पसंख्यक, क्रिश्चियन अल्पसंख्यक, जैन अल्पसंख्यक। 85% होने के बावजूद भी हमारे ऊपर 3-3.5% के लोग पिछले 2500 सालों से राज करते आ रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बहुजन होने के बावजूद उस समय तो हम जातियों में बांटे गए थे। अब तो नया वाद शुरू हो गया है, संगठनवाद। पहले तो जातिवाद था हमारे में, अब भी है। एक जाति दूसरे जाति से मिलने को तैयार नहीं। और एक संगठन में पद नहीं मिला तो वही पदाधिकारी दूसरा संगठन बना लेता है और मनुवादी ताकतों से लड़ने के बजाय अपने आप से ही लड़ रहा है। अब संगठनवाद शुरू हो गया हम लोगों में। जातिवाद से भी बड़ा वाद शुरू हो गया। एक संगठन का पदाधिकारी दूसरे संगठन से मिलने को तैयार नहीं। एक पॉलिटिकल पार्टी जो बहुजन विचारधारा की है वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से बात करने को तैयार नहीं। एक नेता दूसरे नेता को जब भी बोलने को तैयार नहीं। और इसलिए आज बहुजन मैत्री सम्मेलनों के माध्यम से पूरे देश भर में कुछ लोग ये बात फैला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 साल में इलेक्शंस है, 1-1.5 साल में इलेक्शंस है, इसलिए हम यहाँ पर आए। इससे पहले पंजाब में थे, हरियाणा में थे, महाराष्ट्र में थे। मैं साउथ में जा रहा हूँ, आंध्रा जा रहा हूँ, कर्नाटक जा रहा हूँ। वहां के इलेक्शंस भी उस समय हो गए थे। हमें कौन सा वहां पे राजनीति करने के लिए हम लोग घूम रहे हैं? हम लोग किसी पार्टी के प्रचार के लिए यहाँ नहीं घूम रहे, किसी पार्टी का आंदोलन खड़ा करने के लिए नहीं घूम रहे। और मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, अगर मैं यहाँ पर राजनीतिक पार्टी बनाकर घूमूं, राजनीतिक पार्टी लेकर आऊं, बहुत लोग एक संभ्रम निर्माण कर रहे हैं लोगों में कि राजनेता अम्बेडकर कोई नई पार्टी लेकर आया है और पार्टी के प्रचार के लिए हम लोग घूम रहे हैं। हम लोग किसी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं घूम रहे। पार्टी से बड़ी विचारधारा होती है। हम विचारधारा के प्रचार के लिए घूम रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के विचारों के लिए नहीं। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, राजनीति में आप लोग मुझे क्या पद दोगे? यहाँ पर अगर मैंने कैंडिडेट्स उतार लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाकर और वहां पर अगर हम सत्ता बना सके तो मुझे चीफ मिनिस्टर बना दोगे, और अगर देश के राजनीति में उतरा तो प्रधानमंत्री बनाओगे, रिटायरमेंट को आया तो राष्ट्रपति बना देंगे। राजनीति में राष्ट्रपति से ऊपर कोई पद है? नहीं है। तो अगर मैं राजनीतिक मूवमेंट को लेकर चलूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रपति पद मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा जन्म होते ही बाबा साहब अम्बेडकर जी का अम्बेडकर नाम जो मेरे पीछे लगता है, ये राष्ट्रपति पद से कई गुना ऊंचा है, कई गुना महान है। इसलिए मैं किसी राजनीतिक पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, एमएलए के लिए, एमपी के लिए काम नहीं कर रहा हूं। हम विचारधारा के प्रचारक हैं, किसी संगठन के प्रचारक नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों के यहाँ के पॉलिटिकल झंडे आपके राज्य तक सीमित है। आपके पॉलिटिकल झंडे आपके राज्य तक सीमित है। ये झंडा पूरे विश्व में गया हुआ है और मैं इस झंडे के नीचे काम कर रहा हूं और किसी झंडे के नीचे काम नहीं कर रहा। किसी झंडे के नीचे हम काम नहीं कर रहे। हम इस देश में जितने भी संगठन हमारे हैं, बौद्धों के हो, गुरु रविदास सभा के हो, सिखों के हो, इवन मुसलमानों के लिए भी
हम सभी लोगों को एक मंच पर बहुजन मैत्री सम्मेलनों के माध्यम से लेकर आ रहे हैं कि हम लोगों में वार्तालाप नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, विचारों का आदान प्रदान नहीं हो रहा। हम सब पूरे देश भर में जा रहे हैं, पूरे देश भर में। इससे पहले भी मैं अनेक राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं, अनेक राज्यों के लोगों में काम कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों को एडवांस में एक न्योता भी देना चाहता हूं। 2025 में जो विजयादशमी आने वाली है, उस विजयादशमी को 5 करोड़ की संख्या में हम बौद्ध धर्म की दीक्षा का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसकी अग्रिम आप लोगों को आज से ही न्योता मिलेगा। इसका भी फील्ड वर्क हम कर रहे हैं, इसका भी हम लोग फील्ड वर्क कर रहे हैं। ऐसा समझो कि 2025 का ये फील्ड वर्क हम लोग कर रहे हैं और उस माध्यम से आप लोगों के यहां पर आए 5 करोड़ की संख्या में हम लोगों को जहां कहीं पर भी हम लोगों को इस तरह का ग्राउंड में उपलब्ध होगा, वहां पर आप लोगों को अपने बच्चों सहित, परिवार सहित आप लोगों को वहां पर आना है। और यही विचारधारा की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जब तक विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक समाज परिवर्तन का काम नहीं होगा, विचार परिवर्तन का काम नहीं होगा, सत्ता परिवर्तन उसके बिना हमारे लिए किसी काम की नहीं। आज सत्ता परिवर्तन अगर आप देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश का सबसे शक्तिशाली राजनीति के तौर पर अगर कोई समाज है तो वो आपका है। प्रधानमंत्री से ऊंचा पद किसका होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति किस समुदाय का है? आपका है ना, शेड्यूल कास्ट का है। तो मुझे बताइए, राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट का होने के बावजूद क्या आप लोगों के अन्य अत्याचार कम हुए? बल्कि एक राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट का चुनकर आने के बाद, उसको राष्ट्रपति पद पर बिठाने के बाद पहली बार देश में संविधान को जलाया गया। संविधान को जलाया गया। आज तक राष्ट्रपति ने कभी उसकी निंदा करते हुए कभी देखा आप लोगों ने? आप लोगों का जिस संविधान के वजह से एक अनुसूचित जाति का आदमी राष्ट्रपति बन गया, वो संविधान जलाने पर मुंह तक नहीं खोल रहा। तो व्यवस्था परिवर्तन के बिना अगर सत्ता परिवर्तन हो भी गई तो आपके किसी काम की होगी? किसी काम की होगी? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 130 से ज्यादा है, 130 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके संसद में बैठे हुए हैं, फिर भी संविधान का रोज एक पन्ना फाड़ा जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। अगर आपके ही लखनऊ का कोई मांडलेश्वर है, उसने बयान दिया, उसने क्या कहा कि नया संविधान बना रहे अभी, उस नए संसद भवन में नया संविधान लागू होना चाहिए और सनातन धर्म के आधार पर वो संविधान होना चाहिए। यानी इस देश को एक सनातन राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये बयान आने के बाद कितने शेड्यूल कास्ट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने निंदा की है? बताओ मुझे। किसी ने निंदा की? जो संविधान को बदलने की बात कर रहा है, वो संविधान के बचाने वाले जो हमारे लोग हैं वो आज बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बिना व्यवस्था परिवर्तन के हमने उनको अंदर भेज दिया। कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तो आपको नाम भी पता नहीं होंगे, कहां से आए हैं, कौन है, शेड्यूल कास्ट से इनका नाता क्या है। आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संसद में जाकर बैठ रहे हैं, उनका शेड्यूल कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ पार्टी के गुलाम बने पड़े हैं, वो पार्टियों की बात करते हैं। हमारे महाराष्ट्र का भी एक है राज्यसभा में, वो वहां पर मोदी का गुणगान गाते रहता है। तो ऐसे लोग संसद में, राज्यसभा में भेजकर क्या उपयोग है हम लोगों का? इसलिए जब तक हमारे लोग व्यवस्था परिवर्तन से तैयार होकर संसद में नहीं जाएंगे, तब तक दलाल ही पैदा होते रहेंगे। इसलिए हम ये व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से हमारे लोग तैयार कर रहे हैं, जो हमारी बातें करें, जो इस देश के समाज की बातें करें। आज हमारी बात करने वाला एक भी एमपी एमएलए नहीं है। हमें कोई एमपी एमएलए नहीं बनना है। बंते जी हमेशा एक बात कहते हैं कि हमें एक्टर नहीं बनना है, पिक्चर में एक्टर से बड़ा होता है डायरेक्टर। और इसलिए मैं खुद एमपी या एमएलए बनने के लिए नहीं आया हूं। मैं ऐसे एमपी और एमएलए तैयार करूंगा उस फैक्ट्री में, जो हमारे संसद में जाके देश के लोगों की हमारी बात करेंगे।
इसलिए व्यवस्था परिवर्तन की ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान आज खतरे में है। लोग जो मनुवाद व्यवस्था को वापस लाना चाहते हैं, मनुस्मृति को रिवाइव करना चाहते हैं, आज वो खुलेआम इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि संविधान को हटा देना चाहिए। आज ये लोग संविधान के खिलाफ बात क्यों कर रहे हैं? क्या किसी आर्टिकल ने मोदी जी को रोका है काम करने से? क्या संविधान का कोई एक पन्ना है जो इस देश में सत्ताधारियों को काम करने से रोक रहा है? संविधान कहां रोक रहा है आपको देश चलाने से? फिर भी इनको संविधान से नफरत है, संविधान हटाना चाहते हैं। क्यों? आज ये लोग संविधान से इसलिए नफरत करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, जो किस्सा बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ हुआ, वो बताना चाहूंगा कि क्यों ये लोग संविधान के खिलाफ, मनुस्मृति को क्यों ये लोग फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, क्यों मनुस्मृति का कानून वापस से लाना चाहते हैं और संविधान का कानून हटाना चाहते हैं। संविधान की उम्र 70 साल की है। क्या कहेगा बात किया और 70 साल यानी हमारा सिर्फ एक पीढ़ी इस संविधान के दायरे में आई, सिर्फ पहली पीढ़ी। अभी तो हमारी दूसरी पीढ़ी इसमें आई भी नहीं। बात कॉल करना प्रोग्राम में। दूसरी पीढ़ी तो अभी आने वाली थी संविधान के दायरे में, तब तक इन्होंने हमारे सारे अधिकार हटाना शुरू कर दिए। हालांकि 1000 सालों से हमें गुलाम बनाया जाता था। 70 साल का संविधान हमको मिल गया तो हमने क्या बोल रहे हो? बदलाव कर लिया। मैं क्या बदलाव है आपको समझाना चाहता हूँ। हालांकि 1000 सालों से हम किस व्यवस्था में जी रहे थे और 70 साल में हम किस व्यवस्था में पदार्पण कर चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ बचपन में ये किस्सा हुआ। जब बाबा साहब 7-8 साल के थे तब उनके पिताजी मिलिट्री में घर से दूर उनकी पोस्टिंग हो गई। तो पिता ने सोचा कि बच्चों को कई महीने तक मैंने देखा नहीं है, अब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां लगती है तो क्यों ना उनको बुलाया जाए। बाबा साहब के पिताजी रामजी बाबा ने टेलीग्राम भेजा कि ये ट्रेन पकड़ के मुझे मिलने के लिए आ जाओ और जब आप लोग आओगे, जिस दिन आओगे, मुझे टेलीग्राम करके बता देना कि कौन से दिन आने वाले थे। अब बच्चे सारे बाबा साहब के बड़े भाई, बाबा साहब के बहनों के बच्चे, सभी बच्चे ट्रेन पकड़ के चले गए। बाबा साहब ने टेलीग्राम कर दिया कि हम ये तारीख को आ रहे हैं, हमको लेने के लिए आ जाओ। अब जो टेलीग्राम बाबा साहब ने भेजा वो टेलीग्राम बाबा साहब के पिता को नहीं आएंगे। अब पिता को पता ही नहीं कि बच्चे को आए, पिताजी को पता नहीं बच्चे यहाँ से निकल गए, बच्चे पहुंच गए, ट्रेन आकर चली गई, सभी लोग बैठे जगह चले गए। वो बच्चे स्पेशल करके अपने पिता की राह देख रहे थे कि हमारे पिताजी हमको लेने के लिए आए।